हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस डे। ये मेरा 7th वीडियो है। अगर ये नोट्स आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी एक बार इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं। तो वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनसे हमारी कुछ ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो सेम होती हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी का चेहरा सेम होता है, किसी के टिम्पल्स, किसी का हाइट, कुछ तो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट हेरिडिटी इज़, ठीक है, कि एक जनरेशन से कुछ कैरेक्टर या ट्रेट्स होते हैं जो कि दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उस चीज़ को हेरिडिटी कहते हैं। एंड ये इस चीज़ की स्टडी की ये क्यों होता है, कैसे होता है, एंड हाउ दीज ट्रेट्स आर मेड एंड हाउ दे फंक्शन, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। नाउ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में ये छोटा सा ही डिफरेंस है ना। ऐसा तो है नहीं कि अभी हम लोगों ने उस चीज़ को, ट्रेट्स को पास करना शुरू करा है, बहुत टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं। तो 1800s तक ऐसा माना जाता था कि एक पेरेंट है, ठीक है, ये मदर है, ये फादर है, ये इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं, इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं, वो आपस में मिक्स मैच कर जाते हैं। जैसे मान लो ये रेड पेंट है, ये ब्लू पेंट है, वो आपस में मिक्स मैच करके वो कुछ और अलग ही कलर बना करके दैट इज़ हाउ इट इज़ पास डाउन टू द चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन एक दिन एक मॉन्क थे मेंडल, उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं है, मतलब ही ट्राइड टू डिस्प्रूव इट, एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स बाय द वे। तो ही ट्राइड टू डिस्प्रूव इट, ठीक है। तो 1822 से लेके 1884 के बीच में ये इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था। सो व्हाट ही डिड वाज कि इन्होंने लिया पी प्लांट, गॉर्डन पी प्लांट्स लिए इन्होंने। वाई डिड ही चूज़ पी प्लांट्स? बिकॉज वो काफ़ी क्लियर ईजिली स्पॉटेबल डिफरेंसेस थे कि हाइट है तो चलो एक लंबा है एक छोटा है, काफ़ी मतलब डिसर्नेबल डिफरेंसेस थे। कलर है तो एक येलो है एक ग्रीन है, रिंकल्ड है या राउंड है, यू नो, ये बहुत ही डिसर्नेबल डिफरेंसेस थे। तो व्हाट ही डिड वाज कि पहले प्योर प्लांट्स को ब्रीड करा कि आपको ठीक है ये लंबे प्लांट दिख रही है, इसको लंबे से इसको ब्रीड करवाया, और ऐसे इन्होंने काफ़ी जनरेशन्स तक करवाया, ठीक है। देन ही हैड प्योर, सो कॉल्ड प्योर ब्रीड प्लांट्स, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अब उन्होंने टॉल को टॉल से करवाया तो इट गेव अ टॉल प्लांट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इट वाज कि इन्होंने टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से ब्रीड करवाया, ठीक है। लेकिन अगेन इसमें ऐसा नहीं था, लोगों को लगा कि यार इसमें तो मीडियम साइज़ के प्लांट्स होंगे, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड वाज कि सारे फिर से टॉल थे। दिस वाज कंफ्यूजिंग। व्हाट इट डिड अगेन वाज कि इन्होंने लिया टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, एंड अगेन नहीं, टॉल ही लिया था फिर से, ठीक है। तो टॉल एंड टॉल प्लांट को लिया एंड देन देखा कि अरे इसमें तो वापस शॉर्ट प्लांट्स भी आ गए। तो ऐसे इन्होंने बहुत बार रिपीट किया एंड ही फाउंड आउट कि हर 4 ऐसे प्लांट्स जो वो हो रहे हैं, जो रिप्रोड्यूस हो पा रहे हैं, तो उसमें से 3 ऐसे थे जो कि टॉल थे एंड एक जो थे वो शॉर्ट थे, ठीक है। इट वॉज अ वेरी मैथमेटिकली प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन। इन्होंने पुनेट स्क्वायर से इसको फिगर आउट करा, ठीक है। तो ये हो गया पहला जनरेशन। फिर इससे इनको पता चला कि अच्छा ठीक है, देयर इज समथिंग, कि ऐसा होता है कि जीन्स जो होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, ठीक है। एंड वो एक पेरेंट से आते हैं, दूसरे पेरेंट से आते हैं, इनको पेयर्स में आते हैं एंड दे सेग्रीगेट। जब वो गैमिट्स बना रहे होते हैं तो वो सेग्रीगेट कर जाते हैं एंड रैंडमली एक पेरेंट जो है एक कॉपी पास कर देती है नेक्स्ट जनरेशन पे। दिस वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली। फिर व्हाट ही डिड वाज कि चलो ठीक है, वो तो हम लोगों ने एक जीन का देखा, एक ट्रेट का देखा, अब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। तो डाई हाइब्रिड मतलब कि 2 कैरेक्टर्स को क्रॉस करवाया। तो एक उन्होंने लिया राउंड येलो एंड एक लिया उन्होंने रिंकल्ड और ग्रीन। तो मान लो कि राउंड येलो वाला प्लांट जो है, इसमें राउंड इज़ द डोमिनेंट जीन एंड येलो इज़ द डोमिनेंट जीन, एंड रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव जीन है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव जीन है। तो इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हाट ही सॉ वाज कि ऑफस्प्रिंग में उन्होंने देखा कि अरे 9:3:3:1 के रेशियो में वो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे उनके वो आ रहे थे। तो ये जो 9 ऑफस्प्रिंग्स थे इसमें आप देखोगे कि ये इनके पास दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स थे, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 थे जिसमें पूरे डोमिनेंट ट्रेट्स थे। ऐसा क्योंकि अगर आपके पास एक भी डोमिनेंट ट्रेट आ जाएगा तो वो रिसेसिव ट्रेट को वो ओवरशैडो कर देता है एंड फिर आपके पास वो डोमिनेंट ट्रेट ही विजिबल होता है। फिर ऐसे 3 केसेस थे जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक डोमिनेंट शेप का डोमिनेंट वाला वो आ गया, लेकिन दूसरा वाले का रिसेसिव आ गया, कलर वाले का रिसेसिव आ गया। 3 में उन्होंने देखा कि इसको ऑपोजिट हो गया कि डोमिनेंट जो है वो कलर का आ गया, रिसेसिव जो है वो शेप का आ गया। और उसमें से एक बेचारा बदनसीब सा ऑफस्प्रिंग था जिसके पास बिल्कुल दोनों के रिसेसिव ट्रेट्स आ गए। तो दिस इज़ व्हाट ही फाउंड। तो इससे उनको पता चला कि लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो बेसिकली फाउंड आउट कि देखो ऐसा होता है कि जो जीन होते हैं ना, अगर एक जीन है दूसरा जीन है, तो ये मान लो ये जीन है ये कलर का, ठीक है, एक जीन है कि आपका रिंकल है कि राउंड है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में को परेशान नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज। तो इन्होंने चलो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करी, और इसके बेसिस पे, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने 4 लॉज निकाले अपने, ठीक है। तो सबसे पहला कि लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट्स, ठीक है, ये लाइक वी सॉ कि ठीक है जितने भी ट्रेट्स होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, ठीक है, हर पेरेंट से एक आता है। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। द सेकंड वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि हर जो पेयर में आता है उनमें से एक जो है वो डोमिनेंट जीन होगा और एक जो होगा वो रिसेसिव ट्रेट होगा। तो जो डोमिनेंट वाला होता है वो रिसेसिव वाले को ओवरशैडो कर देता है, ठीक है। जब तक दोनों रिसेसिव नहीं होंगे तब तक रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर तीसरा, जैसे ये हम लोगों ने देखा था, एक बेचारा वो छोटा, उसके पास दोनों रिसेसिव जीन्स आ गए थे, जैसे ये वाला जो है इसमें दोनों इसके रिसेसिव जीन आ गए थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लाइक वी सॉ की, ठीक है, वो पास डाउन करते हैं, एक एक ही पास, दोनों पास डाउन नहीं करते पेरेंट्स, एक एक ही पास डाउन करते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वो जो पासिंग होता है ना वो काफ़ी रैंडमली होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर 2 जीन्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, वो दोनों अपना अपना काम अकेले अकेले करते हैं। दिस वॉज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इस समय तक, जब तक मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उस समय तक लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इसके बारे में, ठीक है। अभी तक डीएनए भी नहीं ढूंढा गया था, कुछ नहीं था। दिस वाज द वेरी फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। तो अब इस चीज़ को, अब ये ढूंढ तो लिया गया था, द एक्सपेरिमेंट हैड बीन डन, तो इसको टू रियली अंडरस्टैंड इट, टू रैशनलाइज इट, व्हाट बेट्सन डिड इन 1905 वाज कि इन्होंने जेनेटिक्स ये टर्म कॉइन करा, ठीक है। जेनेटिक्स बेसिकली केम फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस, कि इन्होंने बोला कि ठीक है ये ट्रेट्स वगैरह के बारे में बात करी, तो लेट अस find a word which can focus on how traits originate and are passed down to their offsprings, ठीक है। तो that is how genetics, this word was coined by Bateson. उसके बाद what happened was कि since अब ये धीरे धीरे ट्रैक्शन गेन कर रहा था, तो जोहानिस ने क्या करा, इन्होंने बोला कि देखो अभी तक देखो उन लोगों को डीएनए के बारे में पता नहीं चला था, अभी तक डीएनए was not discovered yet. So what Johannes did was he coined a neutral term called gene, ठीक है। इन्होंने एक न्यूट्रल कंसेप्चुअल, उस समय तक प्योरली कंसेप्चुअल टर्म था, कि जो कि फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी थी, ठीक है। ये एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट था, कंसेप्चुअल चीज़ थी उस समय तक जीन, कि इट जस्ट मेंट समथिंग, ठीक है, समथिंग दैट वॉज अ हेरिडिटरी ट्रेट, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है। तो दिस इज़ हाउ, मतलब एक पहले तो आपकी एक एक्सपेरिमेंट हुई, फिर धीरे धीरे पीपल फाइंड इट्स वोकैबुलरी। तो दिस इज़ व्हाट जेनेटिक्स वाज, ठीक है। तो ये अब मेंडल के लॉज आ गए, दिस इज़ वेरी रिवॉल्यूशनरी। लेकिन व्हाट हैपेंड सून आफ्टरवर्ड्स कि लोगों ने देखा कि देर आर सम एक्सेप्शंस टू इट ऑल्सो। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सेप्शन वॉज लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज क्या था, तो बिफोर वी अंडरस्टैंड लिंकेज वी हैव टू अंडरस्टैंड क्रॉसिंग ओवर। हम लोग की बॉडी जब तैयार होती है कि हम लोग जीन्स पास डाउन करेंगे, तो हम लोगों ने देखा था माइटोसिस मियोसिस में देखा था कि आवर बॉडी इज़ रेडी टू, मियोसिस में मेनली, कि रेडी टू पास डाउन द जीन्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये आपका क्रोमोसोम्स है ना, क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब ये हम लोग वी आर रेडी टू पास डाउन द जीन, तो एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं, एंड देन रैंडमली, बहुत ही रैंडम तरीके से होता है कि एक स्लाइस होके अलग अलग रीअरेंज कर लेता है खुद को, ठीक है। दिस इज प्रिसाइजली वाई हम लोग, इवन इफ लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मान ले दे हैव 2 kids, तो मी एंड माई सिबलिंग विल हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड वाज कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है, कभी कभी कुछ जीन्स जो है बहुत पास में होते हैं, ठीक है। मान लो एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे, तो वो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर जाएं, ठीक है। दे फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल ने बताया था। लेकिन मान लो कि कोई जीन है बहुत नज़दीक है, ठीक है, तो हो सकता है दे आर सो टाइटली क्लास्प्ड टू ईच अदर कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो साथ में ही चले जाते हैं। जैसे मान लो कपड़े धोने में डालते हैं, तो जैसे मान लो शर्ट है, तो उसके साथ एक सॉक चिपकी रहेगी, ठीक है, मौजा चिपका रह गया, तो वो साथ में चल जाता है, बिकॉज इट्स इतना ज़्यादा टाइटली क्लास्प्ड रहता है एक दूसरे के साथ
कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता. तो दिस इज बेसिकली व्हाट लिंकेज इज. तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ दिस वाज एन एक्सेप्शन टू द रूल दैट मेंडल गिव. ठीक है. अब देर आर सम टर्म्स जो कि इसमें हैं, जो विल जस्ट सी एक बार. ठीक है. तो सबसे पहले तो म्यूटेशन. तो रिमेंबर हम लोगों ने देखा था कि चलो ठीक है, एक डीएनए है, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग पास डाउन करते हैं. तो AGCT ऐसे करके मान लो डीएनए का है. मान लो गलती से ये C जो है गलती से चेंज होकर T हो गया. तो अब ये T हो गया तो उस हिसाब से वो RNA बनाएगा, उस हिसाब से वो प्रोटीन बनाएगा. तो जो ऑब्वियसली अगर यही मास्टर कोड ही आपका चेंज हो गया तो जो अब RNA बनेगा और उससे जो प्रोटीन बनेगा वो वास्टली डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. अगर मान लो ये ऐसे जगह चेंज हो गया डीएनए का जहाँ पे आपका कोड है कि हाँ ठीक है, इसको कोड करके कुछ मुझको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनानी है, तो वो बिल्कुल एंटायरली चेंज हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट म्यूटेशन इज. ठीक है. नाउ वेरिएशन इज बेसिकली कि अच्छा ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं कि अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. मतलब अगर आप सिबलिंग भी है तो आप 100% आइडेंटिकल नहीं होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो हम लोगों को पता है कि ऐसे दो पेरेंट्स जो होते हैं वो पास तो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रैंडमली ट्रेट्स पास होती है. ठीक है. दूसरी बात है कि वी नो कि क्रॉस ओवर होता है, फिर म्यूटेशंस होते हैं, तो बहुत अलग अलग रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है. फिर क्लोनिंग. तो क्लोनिंग क्या होता है कि जैसे कि इसमें एग्जैक्टली सेम क्लोन आपका बन जाता है. तो सोमैटिक सेल्स आपको पता है क्या होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक गैमेट्स लेते हैं, है ना, कि दो पेरेंट्स का गैमेट. लेकिन क्लोनिंग में क्या होता है कि एक ही इंसान का सोमैटिक सेल लेके उसके बाद उसके न्यूक्लियस को ट्रांसफॉर्म उसमें डाल करके आप उसको फिर कल्चर करते हो. तो वैसे आप क्लोनिंग कर सकते हो. तो द फर्स्ट एनिमल दैट वाज क्लोन्ड वाज डॉली द शीप. ठीक है. उसका स्टेम सेल्स क्या होता है कि देखो, हर सेल का एक अपना काम होता है. ठीक है. उनको पता है कि क्या करना है, कि जैसे ठीक है RBCs है, मतलब सबको पता है बेसिकली कि उनका क्या काम है. ये स्टेम सेल्स बेचारे, इनका अभी तक करियर फिगर्ड आउट नहीं है. ठीक है. ये काफ़ी अनस्पेशलाइज्ड होते हैं एंड ये खुद को रिन्यू करते रहते हैं. तो स्टेम सेल्स का काम क्या है कि ये बाकी सेल्स में तब्दील हो जाते हैं. जैसे टोटीपोटेंट, ये 3 तरह के होते हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट. टोटीपोटेंट मतलब ये ऑलमोस्ट किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है. जाइगोट. प्लूरीपोटेंट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों में ये चेंज कर सकता है खुद को. एंड मल्टीपोटेंट होता है कि हाँ ज़्यादातर चीज़ों में कर लेता है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप इससे नहीं फॉर्म कर सकते. ठीक है. तो दिस इज स्टेम सेल्स एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स. अब देखो GMO, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो आपको पता है कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, किसी चीज़ में चेंज कर रहे हैं तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं. ठीक है. तो मान लो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन्स को आप मॉडिफाई कर रहे हो बाहर से. ठीक है. तो उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ये अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट DNA. तो जैसे मान लो कि DNA है, एक DNA है, उसमें आप थोड़ा मतलब ये वाला पार्ट हटा करके दूसरे ऑर्गेनिज्म का पार्ट डाल दो. ठीक है. तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA. मतलब एक काइमेरिक DNA बन जाता है कि आपके DNA में दूसरे DNA का कोई अवशेष आ गया, तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA. क्रिस्पर Cas9 क्या होता है, ये कटिंग का एक वो है कि जैसे ठीक है ये मेरा DNA है, मैंने इसको कट कर किया, तो इसको कट कैसे करूँगी मैं. ठीक है. तो एक पहले तो उसको देखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे इसको कट करना है, तो उसको देखने के लिए क्रिस्पर एंड Cas9 है वो सिजर्स की. ठीक है. इसको फिर काट लेता है, तो दैट इज क्रिस्पर Cas9. उससे भी आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो. जेनिक्स क्या होता है कि जैसे अब देखो, जैसे ये DNA है, आप इसको मॉडिफाई कर रहे हो, चलो ठीक है, आप जीन को मॉडिफाई कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट इज़ ओके. अब क्या होता है कि कभी कभी अगर आप खुद के बॉडी से कर रहे हो या फिर खुद के स्पीशीज़ से कर रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से कर रहे हो, मान लो आप पिग का DNA ले रहे हो. ठीक है. तो उस सिचुएशन को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन. तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो हम लोगों को पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. हमारे बॉडी में उसमें से 22 जो होता है वो सेक्स स्पेसिफिक नहीं होता, कि सारे मतलब बीट अ मैन बीट अ वुमन कोई भी हो तो उसको आप सेम रहता है वो दीज आर द फर्स्ट 22. तो दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. ठीक है. नाउ सेक्स क्रोमोसोम्स, लास्ट वाला जो होता है, जो 23rd होता है, ये क्रोमोसोम जो है आपके इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, बिकॉज दिस डिटरमाइंस द सेक्स. तो क्या होता है कि जैसे कि दिस इज़ अ फीमेल. ठीक है. इसके पास XX है. दिस इज़ अ मेल, इसके पास XY है. तो इनका जो फ्यूजन होगा, अगर मेल का X आके इससे जुड़ गया तो इट विल बी अ फीमेल, अगर मेल का Y आके इससे जुड़ गया तो इट विल बी अ मेल. ठीक है. तो दिस इज व्हाट सेक्स क्रोमोसोम इज, कि वो लास्ट वाला जो है ना वो उसको कर सकता है, लास्ट वाले क्रोमोसोम पेयर को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है ना. क्रोमोसोमल एबरेशन,
अगर मान लो कि वो क्रोमोजोम है, उसमें या तो उसके नंबर में या तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोजोमल एबरेशन, ठीक है। जैसे मान लो डाउन सिंड्रोम इज़ अ वेरी फेमस क्या कहते हैं क्रोमोजोमल एबरेशन। अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मली जनरली ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन कभी कैसे होता है कि 21st वाले जो आपका है उसमें क्रोमोजोम में एक में 3 आ जाता है, ठीक है, तो वैसे उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको क्रोमोजोमल एबरेशन कहते हैं। नाउ वी हैव जीनोम वर्सेस जीन। तो जीनोम क्या होता है, एक पूरा जो आपका सेट है ऑफ इंफॉर्मेशन उसको जीनोम कहते हैं। इसमें कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो कि दैट कोड फॉर वेरियस थिंग्स। तो ये जो कोडिंग वाला पार्ट होता है उसको जीन कहते हैं, ठीक है। नाउ म्यूटॉन, दिस इज द यूनिट ऑफ जीन जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, एंड रिकॉन इज द यूनिट ऑफ जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एपिस्टेसिस। तो अब क्या होता है, जनरली जीन्स का क्या होता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, एक जीन है वो अपना काम करेगा, ये दूसरा जीन अपना काम करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक सॉर्ट ऑफ बॉसी जीन आ जाता है। जैसे मान लो लैब्राडोर में देखा जाता है कि लैब्राडोर का जो कलर है, स्किन का कलर है, मान लो या तो उनके फर का कलर होगा येलो या फिर वाइट, ठीक है, लेकिन एक दूसरा जीन है जो कि ये डिसाइड करता है, ये कंट्रोल करता है कि क्या वो कलर उसके फर पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अगर मान लो कि एक जीन है उसने डिसाइड करा कि चलो ये येलो कलर का लैब्राडोर होगा, ठीक है, लेकिन जो दूसरा जीन है उसने बोला कि नहीं नहीं ये जो है इसको मैं ये फर पे नहीं आएगा। तो अब फ़र्क नहीं पड़ता ना कि येलो कलर है या वाइट कलर है, कुछ भी आपके फर पे ही नहीं आएगा, तो वो लैब्राडोर का तो कोई पिगमेंटेशन ही नहीं रहेगा। तो वही है कि मतलब एक जीन जो है दूसरे जीन के इफेक्ट को ओवरशैडो कर देता है, तो दैट इज एपिस्टेसिस। अब देखो प्लायोट्रोपी क्या होता है। प्लायोट्रोपी क्या होता है कि एक देखो जनरली क्या होता है, एक जीन का काम होता है कि एक वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है, वो एक चीज़ के लिए कोड करता है। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो कि आपने स्विच ऑन करा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक पंखा ऑन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लायोट्रोपी में क्या होता है कि आपने एक स्विच ऑन करा, उसके साथ पंखा भी ऑन हो गया, कॉफ़ी भी चलने लग गई, लाइट भी ऑन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्फान सिंड्रोम एक करके एक कंडीशन है जहाँ पे ऐसा होता है कि लोग काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है, पतले पतले फिंगर्स हो जाते हैं, उसमें उनके आई इश्यूज़ होती हैं, उनके हार्ट इश्यूज़ होते हैं। तो एक ही जीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ वी नो फिंगरप्रिंट क्या होता है कि सबका यूनिक होता है, ठीक है, तो मतलब यूनिक है तो आपको पता है कि अगर एक फिंगरप्रिंट है तो आप उसको यू कैन लोकेट अ पर्सन विद इट, कि एक फिंगरप्रिंट है तो वो एक ही इंसान का होगा, सेम फिंगरप्रिंट वो सेम नहीं हो सकता दो लोगों का, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि लोगों की जो डीएनए है वो भी यूनिक होती है, एंड सिंस वो इतनी यूनिक होती है तो वो भी एक इंसान की एक ही होगी, तो देयरफॉर दैट इज़ बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि आप डीएनए को यूज़ करके उस इंसान की फिंगरप्रिंटिंग सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी आप उस जान सकते हो, तो उसको फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। नाउ देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग को पता है, वी नो कि डीएनए से आरएनए बनती है, फिर उससे प्रोटीन बनती है, ये वाले पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। नाउ अगर ऐसा कभी हुआ कि डीएनए से आरएनए बनने के बजाय आरएनए से डीएनए बन गया, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, कि ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बहुत सारे वायरसेस में यू हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ क्या होती है कि, और माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ क्या होती है, देखो जैसे ये है तुम्हारा मियोसिस हो रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक गैमेट है, ये तुम्हारा दूसरा गैमेट है, ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है। अब ये सेल है, पता है गैमेट भी एक सेल होता है, ठीक है, तो अब ये जैसे अब ये मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, इसके पास पूरा यूनिट होगा, इसके पास भी एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है ओवम, इसके पास भी पूरा यूनिट है, इसके पास भी एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। लेकिन जब ये मिलता है इससे, जब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, तो क्या होता है कि ये ओवम जो है इसके सर के बजाय बाकी सबको डिसमेंटल कर देती है, ठीक है, तो बस इसका जो न्यूक्लियस है वो ही घुस पाता है, और बाकी सारी चीज़ इसके पास था माइटोकॉन्ड्रिया बट वो हट जाता है, एंड यहाँ जो चीज़ बचती है यहाँ पे बस सेल, इसकी जो न्यूक्लियस है स्पर्म की वो रहती है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है मदर की ओवम ही देती है, ठीक है। तो फाइनली ये जो जाइगोट बनता है तो उसमें सारा स्ट्रक्चर हर चीज़ मदर की है, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंड लेकिन जो न्यूक्लियस है, जो प्रो न्यूक्लियस बनता है वो मदर और फादर दोनों से मिलता है। तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल, तो ये है बेसिकली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंटायरली मदर की रहती है। तो अगर उस माइटोकॉन्ड्रिया में डिजीज़ हो जाए, अगर मदर की ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि डिजीज्ड है, तो
बच्चों को माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ हो सकती है, तो यू हैव टू, तो बेसिकली इसका मतलब है कि अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है तो वो बस मदर से ले सकते हैं, फादर से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ आपको नहीं आएगी। वाई? बिकॉज उनकी माइटोकॉन्ड्रिया तो मतलब आफ्टर इट, जब ये फ्यूजन होता है उसके बाद तो माइटोकॉन्ड्रिया उनका डिसमेंटल हो जाता है उस स्पर्म का, है ना, तो फिर उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स एंड हाँ, तो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझको बताना। एंड कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो यू कैन टेल मी दैट। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।